बात हो गई ना यस कि राइट टू प्राइवेसी वाली बात हो गई कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी मेंशन्ड है, और अगर इतना ही होता तो ये डीपीएस में मेंशन ना होकर के हमारे फंडामेंटल राइट्स में मेंशन होता, ऑब्वियसली जो लिकर वाला आर्टिकल था, क्योंकि इसके ऊपर पर्टिकुलर संविधान सभा में भी बहस हुई थी हाँ कि इस वाले को डीपीएसपी में रखा जाना चाहिए या फंडामेंटल राइट्स में रखा जाना चाहिए था। हाँ वो है। इसके अलावा फिर आप इस चीज को ऐसे देख सकते हैं कि हम और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको नेचुरल एज ए नेचर हम कंसिडर कर रहे हैं। दैट इज एलजीबीटी इसमें क्या था, कम्युनिटी। यस एलजीबीटी कम्युनिटी को एक्चुअली, देखिए, हम उसको भी कंसिडर कर रहे हैं। तो हम उनको पहले पीट दिया जाता था, मारते थे, पीटते थे। ये जो होते थे ट्रांसजेंडर्स होते थे, इनके साथ मिसबिहेव होता था। अब हम उनके राइट्स की बात कर रहे हैं। तो वो कहाँ से आए? वो डेमोक्रेटिक वैल्यू से आए ना। यस ऑब्वियसली मेल एंड फीमेल आर हैविंग अ मेजर नंबर। ठीक है, वो संख्या में ज्यादा है। ट्रांसजेंडर्स कम होंगे, पर होंगे तो सही, क्योंकि वो नेचर वही वाली बात, है ना। कोई यही डिसेबल्ड वाली है बात। तो वो डिसेबल्ड नहीं है, इट इज एक्सेप्शन। पर डिसेबल्ड है तो सही, और वो नेचुरली है। कोई मेंटली डिसेबल्ड है, डिसेबल्ड जनरली इन जनरल हम लोग को में से पागल नहीं होते, पर नेचुरली कोई पागल है तो वो भी नेचर है ना। वी हैव टू कंसिडर इट। फिर हम कहते हैं ना, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। वही वाली बात है ना सर कि यस इंडिया इकलौता ऐसी कंट्री है जो अल्पसंख्यकों के बारे में भी सोचता है। हाँ, अल्पसंख्यकों के लिए अलग से प्रावधान है, बाकी अलग देशों में ये चीज नहीं है। अलग देशों में प्रावधान नहीं है। तो ये चीज हम्म की इंडिविजुअल राइट्स को कंसिडर करना एक हेल्दी एंड मेच्योर्ड डेमोक्रेसी के साइंस है। तो हमें एज ए न्यू जनरेशन ऑफिसर, हमारे को जब भी रिप्लाई देना है वो लगना चाहिए सामने वाले को कि ही और शी हैज द पोटेंशियल टू सक्सेस मी। ये मेरा उत्तराधिकारी हो, मेरे सक्सेसर हो, वो पोटेंशियल है इसमें न्यू जनरेशन की। अगर हम एज ओल्ड बात करेंगे, देखिए कभी कभी क्या होता है कि हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आप सामने वाले की हाँ में हाँ मिलाएं। हमें ऐसा लगता है कि वो पर्सन एज ओल्ड पर्सन है जो इंटरव्यू पैनल में है, और हम सिर्फ सामने वाले पर्सन को हाँ में हाँ मिलाने के लिए हम सोचें कि इनको अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं होता है। अगर आप अपने लॉजिक से, अपने तर्कों से बात को पुष्ट कर पाए, तो वो आपसे ज्यादा प्रभावित होते हैं कि ये अपने लॉजिक्स पजेस करते हैं, इनको आता है, इसको पता है, ये समझता है बात को, और ये कुछ सोच कर डिसीजन लेता है। और सर एक और वही चीज, वाली यस कि जब ये संविधान सभा में जब ये बहस चली थी इसको, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके पक्ष में थे कि इसको मौलिक अधिकार में रखा जाए डीपीएसपी की बजाय, तब एक आदिवासी मतलब जनजातीय मंत्री जो थे, जो कि जनजाति कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, उन्होंने डायरेक्टली ये लाइन बोली थी कि आप हमारे निजी में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। ये हम हाँ, ये हमारे उसके अंदर आता है, क्या बोलते हैं, रीति रिवाजों के अंदर ये हाँ कंपलसरी चीजें मैंडेट है। हम्म और ये उस इस चीज में तरीके आता से है। अगर हम आप इन पे इवन बैन हम लगाते हो तो राजस्थान में, इसका मतलब राजस्थान में देखिए, आप छुपके छुपा के पूरे मारवाड़ में हमारे यहाँ पर रेयान की परंपरा है। वो परंपरा में ही रही है हमारे यहाँ पर। सर रेयान कौन सी समझते हैं ना आप परंपरा? लोग? रेयान 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 हाँ समझते हैं? सर, रेहान रेयान परंपरा। होती है जब भी अमल को कोई एक ये अमल मान का, लीजिए कि अफीम का दूध में मिलाकर एक ऐसा डेयरी मिल्क जैसा मिक्सचर बना दिया जाता है। अच्छा। और वो बिल्कुल डेयरी मिल्क के जैसे पीसेस कटते हैं ना, एक एक स्क्वायर, वैसा स्क्वायर ओके। आपको ऑफर किया जाता है जब आप शादी वाले घर में जाते हैं। तो इट इज ओ रेयर। एंड फर्स्टली आई आई वाज ऑफर्ड व्हेन आई अटेंडेड अ मैरिज ऑफ माय फ्रेंड एट जैतारण। तब मैंने देखा, मैंने ओके, कहा ये क्या चीज है। तब मुझे, और जैतारण फिर में मुझे पाली एक बार, बाबू। यस, और ये एक बार जसवंत सिंह जब हमारे यहाँ पर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे, हाँ सर, वो उनके टाइम का कंट्रोवर्सी एक हुई थी। बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। तब मुझे याद आया कि अच्छा यहाँ पर ये वाली परंपरा है। तो ये तो मतलब उस चीज को हम कंसिडर करते हैं। जैसे आप ये मान लीजिए कि आप किसी चीज को थोप नहीं सकते, इट इज ऑल्सो डेमोक्रेटिक राइट, जब तक वो आपके लिए हार्मफुल नहीं है। तो आप इस चीज को ऐसा ले लीजिए कि हम अंडमान निकोबार की ट्राइब्स हैं, एंड वहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है, वहाँ की जो नेचर है, और ओवर द इयर्स उनके जो ट्रेडिशंस डेवलप हुए हैं, वो कपड़े नहीं पहनते। अब हमारे यहाँ के ये जो निकम्मे घूमने जाते हैं, ये आसपास वहां पर नाव घुमाएंगे, उनको कुछ खाने पीने की चीज ऑफर करेंगे और उनको बोलेंगे डांस करो, और वहां से वीडियो बना कर लाते हैं कि ये देखो बिना कपड़े पहने लोग नाचते हैं। तो वो
उस चीज को हम प्रोटेस्ट करते हैं ना, उस चीज के लिए हम बोलते हैं कि ये वीडियो बनाकर कौन लाया है, फिर उसका आईपी एड्रेस ट्रेस करके उसे अरेस्ट करते हैं कि ये उनके ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। ये चीज अलाउड नहीं है कि आप उनके ट्रेडिशन में, उनके कल्चर में, उनकी लाइफ स्टाइल में इंट्रूड करें। हाँ, वही तो चीज हमारे ऑलरेडी संविधान में मेंशन है कि हम जो जनजाति है उनका पूरा वो करेंगे, उनका पूरा सम्मान करेंगे, उनका पूरा सम्मान करेंगे, इंटरफेयर नहीं कर सकते, yes, उनको तो हर जगह हमने प्रोटेक्शन yes, दे तो रखा इट है। इज क्वाइट इंडिविजुअलिस्टिक मैटर। अब ये सेम चीज की आप नेहरू के कैरेक्टर से या सो कॉल्ड लॉर्ड माउंटबेटन की बेटी ने अपनी जो आत्मकथा लिखी है उसमें खुद को नेहरू की बेटी बताया है। उन्होंने जो बुक लिखी है अपनी ऑटोबायोग्राफी, उसमें यही बोला है कि मैं नेहरू की संतान। तो उस चीज को आप नेहरू के फेल्योर से नहीं जोड़ सकते। नेहरू का अगर कहीं फॉरेन पॉलिसी में फेल्योर रहा है, कहीं इंटरनेशनल रिलेशंस में फेल्योर रहा है, कहीं इंडो साइनो वॉर में फेल्योर रहा है, तो वो चीजें दैट इज पॉलिटिकल फेल्योर, पर उसको पर्सनल लाइफ से नहीं जोड़ा जा सकता और जोड़ना भी नहीं चाहिए। सो ये मैच्योरिटी हमें रखनी होगी। यस सर, नेहरू के बारे में अगर बोला जाए तो नेहरू ने उस समय इंडिया की बागडोर संभाली थी जब वो तानाशाह बन सकता था। हाँ, ऑब्वियसली उस टाइम वो पर सारी तानाशाह बन सकता चीजें, था, यस, तानाशाह होने के लिए सारी चीजें उनके पास अवेलेबल सारी थी। चीजें उसके साथ, मतलब वो यस, सारी एक चीजें तो उसके पटेल पक्ष नहीं में थे, थी। बोस नहीं थे, गांधी जी भी नहीं थे। ये जो तीन भी जो बड़े जिन्होंने कद्दावर लोग थे, संविधान ये तो थे बनाने ही में नहीं। Yes, जिन्होंने and भी संविधान बनाने में हेल्प करी या जहां तक हमारा इंडिया मतलब आजादी को प्राप्त किया, वो सारे लोग जा चुके थे तब तक, मतलब सिर्फ it हमारे was पास in the नेहरू बचा था। infant age of India, Nehru supported the Indian foreign policy and shaped the Indian international relations. उन्होंने बहुत क्या बोलते हैं उसको, शेषवावस्था में भारत की उस चीज को शेप दिया था। ठीक और है, वही सो जो इंडिविजुअल रिलेटेड जहां भी इशू आए उस चीज को हमेशा अलग करके देखना, उसको हमें अपने एक जो सो कॉल्ड मोरल पुलिसिंग है ना, उसके चश्मे से नहीं देखना है। ठीक है, यहां तक बात। यस सर। चलिए नेक्स्ट, मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। कुछ आज मैंने इनोवेटिव किया है, क्या ये चीज दिख रही है? इसमें शायद हम लोगों का टाइम भी कम वेस्ट होगा। ओके, यस सर। चलिए, एक नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का अभी रिसेंट डेटा आया है, उसमें कुछ नई बातें आई हैं। अच्छा, नई बातें जो आई हैं उसको हम डिस्कस कर लेंगे। पहले मैं एक चीज यहाँ पर बताता हूँ कि ये हम अभी क्यों डिस्कस करें। अभी इसमें ऐसा क्या है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे तो ये एक्चुअल में तो ये पहले आ गया था, मतलब इसके डेटा रिलीज होना नवंबर 2021 से स्टार्ट हो गए थे। अभी रिसेंटली कुछ और नई फाइंडिंग्स जो इनकी चल रही थी, उसमें से कुछ नई फाइंडिंग्स निकल कर आई है। तो पहले व्हाट, व्हाई एंड हाउ ये देख लेते हैं कि ये क्या है, कैसे है। ठीक है, सो पहली बात की नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इट वाज द राउंड 5। ये 5th राउंड था इसका। फर्स्ट राउंड कब हुआ था? 1992-93 में। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है या इससे हमें स्टार्ट करना हो तो उसके लिए कंपोनेंट्स हमारे पास होंगे। अच्छा, इसका ईयर क्या था? इट वाज 2019-2021। क्या ये चीज समझ में आ रही है आप लोगों को? क्लियर दिख रहा है? पिक्चर बड़ी करने की जरूरत तो नहीं है ये? नहीं सर, क्लियरली दिख रहा है। अगर आप कहें तो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, ओके। कौन इसको कंडक्ट करवाता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसको कंडक्ट करवाता है। किसके साथ में? विद ये चीज आ सकती है कि क्या ये सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसे कंडक्ट करवाता है? नहीं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेस मुंबई के साथ इसको कंडक्ट किया है। ICF इंटरनेशनल करके एक संस्था है जिसने टेक्निकल असिस्टेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रोवाइड करी है, एंड यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने फाइनेंशियल हेल्प इसके लिए करी है। सो देयर आर 3 इंस्टीट्यूशंस along with the Ministry of Health and Family Welfare. ठीक है, कैसे इसको कंडक्ट करते हैं? 67 इंडिकेटर्स इसके रिलेटेड हमारे पास अवेलेबल हैं। उन इंडिकेटर्स के बेसिस पर ये फैमिली हेल्थ सर्वे कंडक्ट किया जाता है। अभी 7 लाख हाउस होल्ड्स को 2019-20 में इसमें सर्वे किया गया है। तो ये हमें समझ में आ गया कि कौन करवाता है, क्यों करवाता है। ओके, अब सबसे पहली बात कि इसके कंपोनेंट्स क्या है।
ये चीज कई बार आ सकती है मेंस में, यूपीएससी मेंस में तो ये कई बार आ चुका है कि इसमें किस इंफॉर्मेशन को गैदर किया जाता है, कौन से इसके डायमेंशंस हैं, कौन से इसके एस्पेक्ट्स। तो मैं एक इंसिडेंस आपको बताता हूँ कि व्हेनेवर वी आर प्लानिंग ए फैमिली, जब भी आप फैमिली को प्लान करने का सोचते हैं, जब भी आप ये सोच रहे होते हैं कि हम शादी करें, हमारे बच्चे हों, तो उस एक सीक्वेंस से, ताकि हमें इसके ऑलमोस्ट कंपोनेंट्स याद रह जाए, उस चीज को हम अगर लेकर चलेंगे तो हमें याद रह जाएगा कि इसमें कौन सी इंफॉर्मेशन या किन चीजों को, किन कंपोनेंट्स को कंसिडर करके ये सर्वे करवाया जाता है। सो फर्स्ट इज फैमिली प्लानिंग, सेकेंड इज व्हेनेवर यू आर प्लानिंग अ बेबी, मतलब जब भी कभी ये देखा जाए या किसी को कि ठीक है मैं शादी कर रहा हूँ, मेरे बच्चे होने चाहिए, तो वो उस कंडीशन में सबसे पहली बात आती है आपकी फर्टिलिटी, आपकी प्रजनन क्षमता, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, आपकी प्रजनन स्वास्थ्य कैसा है, दोनों चीजें। उसके बाद में बच्चा कंसीव हो गया, ठीक है, उसके कंसीव होने के बाद की सिचुएशन, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, वो बच्चा पेट में आने के बाद में माँ और बच्चे दोनों की हेल्थ की सिचुएशन क्या है, इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी, बच्चा बाहर आ गया, डिलीवरी हो गई और बच्चे का जन्म हो गया, इस सिचुएशन में इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी, ये सबसे मेन बात आती है कि बच्चा हुआ, उसके बाद में वो शैशव कितना रहता है, और शैशव एवं चाइल्ड मतलब बाल्यकाल बिलो एज 5। और मोस्टली जो हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम पाई जाती है, जिसके लिए आपको पता होगा कि हम आयरन डेफिशिएंसी के लिए हमारे यहाँ पर टैबलेट्स भी सरकारी स्कूल में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इट इज एनीमिया एंड न्यूट्रिशन। सो 7 फैक्टर्स आर देयर, कि इन 7 फैक्टर्स के बेसिस पर ये सर्वे कंडक्ट करवाया जाता है। क्या ये चीज क्लियर है? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इन पॉइंट्स में? नहीं सर। ओके, अब इस बार 4th राउंड तक मोस्टली यही चीजें ली जाती थी, पर इस बार हमने कुछ नई चीज ऐड करी है, न्यू डायमेंशंस इन द राउंड 5th में हमने क्या क्या नई चीज ऐड करी है। ये चीज आपको मेंस में भी काम आ सकती है, हो सकता है अभी वाले यूपीएससी प्री में भी आ जाए, और आरपीएससी प्री में भी हो सकता है ये चीज आ जाए। सो न्यू डायमेंशंस आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स टू चाइल्ड। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या चीजें आती है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या चीज आती है? माइक्रो सूक्ष्म पोषण चाइल्ड को मिले। सूक्ष्म पोषण में क्या क्या तत्व आते हैं? ये जिंक वगैरह और ये जो चीजें आती है ना, ये सारी चीजें ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आती है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स टू द चाइल्ड, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, एक जिसको हम बोलते हैं ना, ये जो हमारे यहाँ पर पैडमैन वगैरह और ये जो मूवीज आई थी इस रिगार्डिंग अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, ये सारी चीजें मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेकर इस मामले की। दूसरा, एल्कोहल एंड टबैको यूज, ये इसमें नया ऐड किया गया है कि एल्कोहल टबैको का कितना पर्सन यूज कर रहा है, कितना बार बार यूज करते हैं। एनसीडी, इट्स नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब ऐसी बीमारियां जो कम्युनिकेबल नहीं होती है, उसमें क्या क्या आएगा? हार्ट रिलेटेड, कैंसर, ऐसी बीमारियां हमारे यहाँ बढ़ रही हैं क्या? उनके आपके घर में कितने पेशेंट्स हैं, या कितने लोग ऐसे रहे हैं जो आपके घर में इन बीमारियों से पीड़ित रहे हैं? सो दैट इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, उनको इसमें कंसिडर किया गया है। एंड 5th, ये एक बहुत बड़ी चीज है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, WHO ने, इन्होंने इस चीज को कंसिडर किया है इन द कोविड पीरियड, और इन्होंने ऐसा बोला है कि देयर इज अनदर पेंडेमिक ऑफ द मेंटल हेल्थ। और इसी को लेकर इंडिया में हमने एक नई चीज स्टार्ट करी है ना इस बजट में, टेली मेंटल हेल्थ फैसिलिटी हमने स्टार्ट करी है। सो मेंटल हेल्थ को भी एक बहुत बड़ी बीमारी के रूप में कंसिडर किया गया है। और पेंडेमिक के टाइम पर, सडन लॉकडाउन के टाइम पर लोगों के काम धंधे बंद हो गए, बाहर नहीं आ जा सकते, और वो एक ऐसी सिचुएशन होती है कि हाइपरटेंशन और कई सारी ओबेसिटी रिलेटेड बीमारियां, डायबिटीज वगैरह, ये सारी चीजें बढ़ना, ये चीजें यहाँ पर हुई है। सो सम न्यू डायमेंशंस आर देयर, उसमें हाइपरटेंशन, डायबिटीज, 50 ईयर्स एंड अबव के लोग जो है उनमें कितने केसेस हैं, इनको भी अब, इनसे रिलेटेड डेटा को भी अब कलेक्ट किया जाता है, पहले नहीं किया जाता।
यंग पेशेंट्स में भी ये बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं हाइपरटेंशन के और हाँ, अरे आप कार्डियक अरेस्ट अभी मैं कुछ दिन पहले ट्रेडमिल टेस्ट करवा के आया हूँ मेरा खुद का। मुझे लग रहा था मेरे एक्चुअली जहाँ पर मैं रहता हूँ मेरे नीचे वाले फ्लैट में मेरे से 1 साल छोटा एक पर्सन है और वो मेडिकल स्टाफ ही थे, शायद मेल नर्स थे या आई डोंट नो। और सडनली पता पड़ा एक दिन में, जब दिन में आया कि अभी तो ये खाना खाया था इन्होंने भाभी जी के साथ और इनको कुछ थोड़ा सा चेस्ट पेन हुआ, हॉस्पिटल में जाके दिखाया, शायद 4 गोली कुछ मुंह में रखनी थी, 2 डॉक्टर के हाथ में रखी और भाई साहब निकल गए। हाँ सर, ये बहुत केसेस आ रहे हैं आजकल उस चीज कोविड से के बाद। लेकर मैं खुद इतना घबरा गया कि मैं खुद कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाने गया, उसने बोला कि अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं। मैंने कहा नहीं सर, आप तो कोई टेस्ट होते हो तो कर लो एक बार। क्योंकि आई एम ओवरवेट, मुझे लग रहा है कि मेरा वेट 5-7-10 किलो ज्यादा बढ़ गया है अभी कोविड पीरियड में। और मैं तो ये ऐसा इसकी वजह से तो नहीं हो रहा, पर ये शायद ना कोविड जो डिजीज हुई है ना उसके ही कोई साइड इफेक्ट है जो अभी उसके तक साइड पता नहीं इफेक्ट्स भी हैं। यस, उसने मतलब हार्ट रिलेटेड, लंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स को बढ़ाया है, फर्दर इंटेंसिफाई किया है। सो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है और इसको हमारे यहाँ पर मतलब मेंटल हेल्थ को हमारे यहाँ पर कंसिडर नहीं किया जाता। कई सारे स्टूडेंट्स हैं, कई सारे, इवन आई ऑल्सो गोन थ्रू द फेज। एक बार मेरे साथ भी ऐसा सिचुएशन आया कि सारी स्टेजेस यूपीएससी क्लियर होने के बाद में ये सिचुएशन कि नहीं यार इस बार फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ और अगला वापस से अटेम्प्ट तैयार करना है, वापस से एग्जाम देना है। तो मैं उस सिचुएशन में चला गया था कि मेरे पास सारी शेल्फ, खूब सारी बुक्स हैं, सब कुछ है, सारा मटेरियल है, सब कुछ मुझे आता है, पर उनमें से कुछ भी मुझे उठाकर पढ़ने की इच्छा नहीं हुई। एंड बहुत सोचने के बाद आई डिसाइडेड कि किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, अदरवाइज ये चीज चलेगी नहीं। और जब मैं साइकोलॉजिस्ट के पास गया तो मैंने उससे यही पूछा कि सर मतलब मैडम थी कोई जयपुर में ही, जब मैं जयपुर आ गया था दिल्ली से, एंड आई आस्क्ड हर कि मैडम क्या मैं पागल हो गया हूँ। उन्होंने बोला कि अपनी मर्जी से चल के आए हो ना तो अभी तक पागल नहीं हुए हो, अगर दूसरे पकड़ कर लाते हैं तो पागल हो चुके होते हैं। हाँ सर, पर ऐसे केसेस में काउंसलिंग की तो जरूरत होती है यार। हाँ, तो उन्होंने भी मुझे, हाँ, तो उन्होंने मुझे बताया था कि नहीं पागल नहीं हुए हो, ये हो जाता है, थोड़े दिन के लिए चेंज कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। एंड वो कई सारे एक्सपेरिमेंट्स, कई सारी चीजें फिर मैंने उसके बाद करी। तब फिर मुझे तभी, अभी जब भी स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं और कई लोगों को मैं सही एडवाइस कर पाता हूँ, दैट इज माय एक्सपीरियंस। मैं खुद उससे गुजरा हूँ, मुझे पता है। और एक्चुअली हम ये कह सकते हैं और ये सही बात है कि एक एग्जाम आपको कभी भी पूरी आपकी पर्सनालिटी को जज नहीं कर सकता। एंड फिर कई सारी चीजें, जैसे कि रामनाथ गोविंद अभी जो हमारे प्रेसिडेंट है, ये खुद यूपीएससी फेल्ड पर्सन है, तो वो लगता है कि सिविल सर्विसेज में फेल होने वाला पर्सन एक्चुअली लाइफ में फेल नहीं होता। वो कई चीजें सामने आती है फिर। चलिए, सो दोज आर द न्यू डायमेंशंस। और मेंटल हेल्थ हमारे यहाँ पर एक बढ़ती हुई प्रॉब्लम है, उस चीज को कंसिडर करना चाहिए। तो ये हो गया व्हाट, व्हाई एंड हाउ अबाउट द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। इसका राउंड कौन सा है, कौन सा ईयर इसमें कंसिडर किया। अच्छा, एक और चीज अभी से डिक्लेयर की गई है, जो नेक्स्ट होगा आई थिंक 22, ये 19-20 का था, है ना। इसके 5 साल के बाद कौन सा आएगा, इट्स 23-24 का। ठीक है, इसमें कोविड रिलेटेड जो इम्पैक्ट रहे हैं उसको भी कंसिडर किया जाएगा, या अभी से डिक्लेयर कर दिया। अच्छा, किस चीज के इम्पैक्ट, दोनों चीज के, हेल्थ एंड इकोनॉमी, मतलब आपकी आर्थिक स्थिति में किसी परिवार की और स्वास्थ्य, इन दोनों पर क्या प्रभाव रहे, उनको भी इसमें कंसिडर किया जाएगा। ये अभी ऑलरेडी डिस्कशन में आ चुका है नेक्स्ट वाले राउंड में, इन द 6th राउंड। तो अगर ये भी स्टेटमेंट आ जाए तो वो भी करेक्ट करके आना। ठीक है, चलिए की फाइंडिंग्स की बात करते हैं। इसमें क्या मेन चीजें आई हैं, इन्होंने कंपेयर किया है 4th to 5th। ये याद रखना कि 4th राउंड जो हुआ था उससे 5th राउंड में क्या चेंजेस आए। एक चीज ये, दैट इज ओबेसिटी। ओबेसिटी हमारे यहाँ पर इंक्रीज हुई है और विमेन जितनी पॉपुलेशन है उसकी 24% और 23% मेन आर ओबेस्ड, इनमें मोटापा बढ़ा है।
दूसरा स्टंटिंग, ये टर्म समझ में आता है या नहीं आता? कितने लोगों को नहीं आता है ये बताओ। स्टंटिंग एक टर्म है ना, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कुपोषण या माल न्यूट्रिशन। इसके कितने भाग होते हैं, इसके कितने पार्ट्स हैं? एक बार स्टंटिंग, वेस्टिंग और अंडर न्यूट्रिशन, अंडर वेट। स्टंटिंग में हाइट कंपैरेटिव टू एज अंडरवेट, देखते हैं। ठीक है। अंडर स्टंटिंग वेट में वेट, स्टंटिंग में हाइट और एज, हाइट एज के कंपैरेटिव। हाइट भी होती है इसमें। वेस्टिंग, स्टंटिंग और वेस्टिंग में डिफरेंस? सर स्टंटिंग हाइट और एज को देखते हैं, वेस्टिंग में वेट और एज को देखते हैं। वेट और एज को देखते हैं। हाँ, कोई और इसे करेक्ट और करेगा? अंडर वेट में वेट और हाइट को देखते हैं। इसमें एक और चीज आएगी माल न्यूट्रिशन में, वो मैं भी ऐड करवा दूंगा कुपोषण में। पहली है अंडरवेट। अंडरवेट कैसे? आपकी एज के अकॉर्डिंग जो आपका वेट होना चाहिए, हाइट के अकॉर्डिंग जो वेट होना चाहिए वो नहीं है। हाँ, That is हाइट के underweight. अकॉर्डिंग वेट। ठीक है। अब आती है बात स्टंटिंग की। स्टंटिंग में है कि आपकी एज, मैं यहाँ पर लिख रहा एज हूँ, के अकॉर्डिंग। एज एंड हाइट, एज के साथ जो आपकी लंबाई है वो नहीं बढ़ी हो। दिखते हैं ना ऐसे बहुत सारे लोग कि उनकी हाइट उतनी नहीं बढ़ती, शादी हो रही होती है, दोनों दूल्हा दुल्हन को देख के लगता है वो तो नहीं कर रहा है ना, चाइल्ड मैरिज तो नहीं हो रही है, बाल विवाह तो नहीं करवा रहे हैं। हम कई दोस्तों की शादी में जाते हैं, अगर कोई ज्यादा हाइट में शॉर्ट होते हैं तो हम इस चीज पे मजाक करते हैं कि तुम्हारी रिपोर्ट करवाते हैं तो एक बार से यहाँ पर एसडीएम आ जाएगा कि यहाँ पर बाल विवाह हो रहा है। सो दैट इज स्टंटिंग, कि अगर कुपोषण का प्रभाव इतना रहा है कि लंबाई एज के अकॉर्डिंग नहीं बढ़ी है, मतलब एज के साथ जो एक हाइट बढ़नी चाहिए वो नहीं बढ़ी। वेस्टिंग का मतलब क्या है? वेस्टिंग का मतलब है लंबाई प्लस वेट। प्लस वेट या वजन। ठीक है, मैं यहाँ हिंदी में लिख रहा हूँ लंबाई और वजन। वेस्टिंग और स्टंटिंग में ये याद रख लेना। वेस्टिंग का एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ। बहुत सारे पतले लड़के देखे होंगे, बहुत लंबे होते हैं और बहुत पतले होते हैं, बिल्कुल पतले से लड़के, और टाइम वेस्ट करते रहते हैं इधर उधर। स्पेशली आपको टोंक फाटक पर ऐसे लोगों की प्रचुर मात्रा में जनसंख्या मिल जाएगी। सो दैट इज द वेस्टिंग। इस चीज से याद रख लेना, इसको कोरिलेट कर लेना कि लंबाई बहुत है और उनका वेट नहीं है, थिन, यहां पर लिख देता हूं, जो बहुत ज्यादा पतले हो, दैट इज वेस्टिंग। स्टंटिंग मतलब लंबाई भी नहीं बढ़ी। ये कुपोषण के जो एक अम्ब्रेला टर्म है कुपोषण, उसमें क्या क्या आएगा? दैट इज अंडरवेट, स्टंटिंग, वेस्टिंग। एक और चीज आएगी, वो क्या है? ओवरवेट। ओवरवेट, वेरी गुड। और एक और आएगा, ओवरवेट भी आएगा क्या इसमें या नहीं आएगा? सर ओवरवेट नहीं आएगा, एनीमिक आएगा शायद। ओवरवेट नहीं आएगा, एनीमिक तो आएगा ही। ओवरवेट आता है। ओवरवेट क्यों है? ओवरवेट होने का रीजन है आपको जो, हाँ, ओवरवेट माल न्यूट्रिशन में ओवरवेट भी आता है। रीजन ये है कि ओवरवेट जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं उसको न्यूट्रिएंट्स का डिसबैलेंस हुआ है, जो मिलना चाहिए वो ज्यादा मिल गया। मतलब माल न्यूट्रिशन में दो चीजें याद रखना, इसमें किसी भी चीज की पोषक तत्वों की कमी हुई या अधिकता हो गई, ये दोनों ही माल न्यूट्रिशन में आता है। अगर ये एक्सेस में बढ़ गया तो भी माल न्यूट्रिशन में आएगा। एक्सेस में अगर मिला है न्यूट्रिशन तो भी वो माल न्यूट्रिशन होगा। सो दैट इज ओवरवेट। और इसके साथ में एक और चीज जो हमने अभी अभी देखी है पिछले वाले पेज में, माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। ये जो आप बोल रहे हैं ना, एनीमिया हो गया, आयरन फोलिक एसिड की कमी है, जिंक की कमी है, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी जो होगी।
वो इसमें आएगी, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी, वो भी कुपोषण में आएगा। तो ओवरवेट, अंडरवेट, स्टंटिंग, वेस्टिंग एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, ये सारे कुपोषण में आएंगे। ठीक है, अब मैं वापस से इस चीज पर आता हूँ, ओबेसिटी। सर इसमें एक नेशनल न्यूट्रिशन मिशन था सर, उसमें ओवरवेट को माल न्यूट्रिशन कंसीडर नहीं किया था सर उन्होंने। अच्छा, बाकी तो माल न्यूट्रिशन हमने तो कंसीडर नहीं, कंसीडर करना अलग चीज है, हमने टारगेट नहीं किया होगा। टारगेट नहीं किया सर, टारगेट नहीं किया होगा, हाँ टारगेट नहीं किया होगा। कंसीडर करना नहीं करना तो वो तो डेफिनेशन जो है माल न्यूट्रिशन की, वो मेडिकल साइंस डिसाइड करता है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं डिसाइड करती कभी। तो हमने क्या उसे टारगेट नहीं किया होगा कि ठीक है इन मोटों को तो कभी भी दौड़ा कर देख लेंगे, पहले ये जो कमजोर है इनको खिला पिला लें, फिर मोटे वाले लोगों को तो कभी भी दौड़ा देंगे। वो ऐसा कुछ होगा। ठीक है, सो या फिर वही चीज की ये अपने आप खुद चले जाएंगे जब प्रॉब्लम होगी टीएमटी करवाने। सो इट इज दोज आर द कंपोनेंट्स। चलिए, स्टंटिंग का मतलब हम समझ गए। सो स्टंटिंग हमारे यहाँ पर बहुत पार्शियली कम हुई है, इट वाज अबाउट 2% डिक्लाइन हमारे यहाँ पर स्टंटेड चाइल्ड में। ये 5 इयर्स से कम के जो बच्चे होते हैं, ये याद रखना, 5 साल से कम के जो बच्चे हैं बिलो 5 इयर्स, उनमें टारगेट किया जाता है स्टंटिंग एंड वेस्टिंग। सो 38 to 36% अभी आया है। रूरल एरिया में हायर है और अर्बन एरिया में लोअर है। ये एक स्टेटमेंट ऐसे ही याद रख लेना इसको, परसेंटेज नहीं याद रहेंगे, बहुत ज्यादा फैक्चुअल नहीं जा सकते हैं और याद रहता भी नहीं है एक्चुअली, मेंस में लिखने तक याद भी नहीं रहेगा या प्री में, पर एक आइडिया रहेगा तो हम चीज को लिख पाएंगे। अगर पीटी में भी मैच द फॉलोइंग्स में आ गया तो हम इसको लिख पाएंगे। इंस्टीट्यूशनल बर्थ, संस्थागत प्रसव, का परसेंटेज हमारे यहाँ पर बढ़ा है, इज 89% नेशनली, और रूरल एरिया में अबाउट 87% है और अर्बन एरिया में 94% अब संस्थागत प्रसव होते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस रेट, जो गर्भ निरोधक हैं उनको यूज करने की या उनकी अवेलेबिलिटी, उनकी प्रेवलेंट कितनी हुई है वो, दैट इज 64%। TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट, क्या होता है ये, एक विमन पर एवरेज कितने बच्चे अपने जीवन काल में कितने बच्चे होते हैं, एवरेज चिल्ड्रन पर विमन, दैट इज टोटल फर्टिलिटी रेट। इट इज 2.04 फ्रॉम 2.2, फोर्थ राउंड में हमारे यहाँ पर 2.2 थी। टारगेट क्या रखा था हमने, व्हाट वाज द टारगेट ऑफ द TFR? 2.1. 2.1, why not it was रिप्लेसमेंट, ताकि हम ओल्ड एज ना हो जाए। रिप्लेसमेंट क्या होता है इसका मतलब? सर मतलब पेरेंट्स, जितने पेरेंट्स हैं तो जो नेक्स्ट जनरेशन है वो पेरेंट्स को रिप्लेस करते हैं। तो 2.1 इसलिए रखा है, वैसे तो 2 होना चाहिए, पर 2.1 इसलिए रखा है कि कोई अगर बाय चांस पैटर्निटी और इन सबको काउंटर करने में डिजीज से डिलीवरी हो गई तो 2.1। और कौन बोल रहा है? Population exactly replaces itself from one generation to the next generation without any migration. यस, अगर माइग्रेट नहीं किया पॉपुलेशन ने तो एज इट इज रिप्लेस हो जाएगी। पर सिचुएशन ये आती है कि अगर हमारे यहाँ पर एक इंक्रीज्ड एज में शादी होने लगी, इंक्रीज्ड एज के लोगों के बच्चे होने लगे, तो हम ये मानते हैं कि 2 माँ बाप, मतलब एक माँ और एक बाप मिलकर 2 लोग हैं, इन 2 लोगों के 2 बच्चे हो गए। हमने 2 चाइल्ड पॉलिसी को अगर कंसिडर किया, माना, तो 2 लोगों को रिप्लेस करने के लिए 2 लोग हो गए। बट ये बच्चे जब तक बड़े होंगे तब तक के लिए काम कौन कर रहा होगा? मान लीजिए बच्चा 14 साल का है और माँ बाप 60s में पहुंच गए। इस सिचुएशन में इनकी 60 इयर्स की एज के बाद में प्रोडक्शन या प्रोडक्टिव एज, कार्यशील जनसंख्या जो है वो कौन होगी? ये दोनों ही कार्यभार हो गए, पेरेंट्स भी हो गए और बच्चे भी हैं। तो इस सिचुएशन में रिप्लेसमेंट के लिए हमारे को 2.1 की रिप्लेसमेंट रखनी होती है, ताकि ये पॉपुलेशन एटलीस्ट एक प्रोडक्शन जनरेशन या जो कुछ भी हो रहा है उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके।
ऐसा माना जाता है। अच्छा, ये हमने क्यों टारगेट किया, इसको क्यों माना? बिकॉज मोस्टली डेवलपिंग कंट्रीज ने इस रेट को ही एक्सेप्ट किया है, इसी दर को क्या बोलते हैं, सक्सेसफुल लागू किया है, इसलिए हमने भी इस रेट को एक्सेप्ट किया। ठीक है, अब इस TFR की रेट हमारे यहाँ पर 2.0 रह गई, ये 2.1 की जगह कम रह गई। तो व्हाट इज द कंसर्न? बिलो द रिप्लेसमेंट लेवल, हमारे यहाँ पर जो रिप्लेसमेंट लेवल रहना चाहिए था ये कम हो गया। इस नई फाइंडिंग्स में ये चीज निकल कर सामने आई है। पर एक और चीज हमारे को समझ में आई है कि कोर्सिव पॉलिसी का मतलब होता है दंडात्मक नीति। किसी भी तरह की बिना दंडात्मक नीति के हम सिर्फ बिहेवियरल चेंजेस, व्यवहारगत परिवर्तन के तहत हम यहाँ पर ऐसे पॉपुलेशन कंट्रोल को अचीव कर सके हैं। ये एक भारत का अचीवमेंट है, उपलब्धि है। क्या ये चीज समझ में आई? हमने कोई दंडात्मक नीति नहीं रखी। किसकी थी दंडात्मक नीति? चाइना की, वन चाइल्ड पॉलिसी। इस तरह की कोई दंडात्मक नीति हमने नहीं रखी है, हमने सिर्फ लोगों को इस तरफ प्रमोट किया है। हमने क्या किया है कि गवर्नमेंट सर्विसेज में अगर 2 से ज्यादा बच्चे होंगे 2001 के बाद में, तो या 2003 है, क्या है उसमें, 2001 है या 3 है? तो चेंज होता रहता है शायद। 2002 है ना? नहीं, चेंज नहीं होता, वो फिक्स है, ऐसा नहीं होता। ये 2002 या 2001 से पहले, मतलब उसके बाद में आपके 3 बच्चे नहीं हुए हो तो वो नहीं सर, ये 18 वर्ष से ऊपर के जो बच्चे हैं उनको नहीं मानते सर, उनको कंसीडर नहीं करते ये। नहीं, तो वो 2002 से पहले हो गए होंगे ना, तभी तो अब 18 के हुए होंगे, इसीलिए तो 2002 रखा हुआ चेंज होता है शायद। हाँ 2001 है शायद, पर वो साल इसीलिए है ना कि वो बच्चा अब इतना बड़ा हो चुका। सो नो कोर्सिव पॉलिसी एंड बिहेवियरल चेंजेस के द्वारा इंडिया में हम यहाँ पर कोई भी पॉलिसी या कोई भी टारगेट को अचीव कर सकते हैं, ये एक अच्छी बात है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर निकल कर सामने आई है, 1/3 मैरिड विमेन आर वर्किंग इन इंडिया। तो केवल हमारे यहाँ पर 33% विमेन वर्किंग है। इससे एक चीज निकलकर सामने आती है कि सोशो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, सामाजिक आर्थिक जो आपकी इंडिपेंडेंस है उसकी यहाँ पर लिमिट है। मतलब हम सिर्फ 1/3 पॉपुलेशन ही ऐसी है हमारे यहाँ पर जो सामाजिक आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट है। अगर फीमेल की बात करें तो, ये माइक किसी का ऑन है, उसे एक बार बंद कर लीजिए, बार बार उससे। गेटिंग माई पॉइंट। थर्ड, एक और अच्छी बात यहाँ पर आई है, 80% विमेन, मैरिड विमेन हैव राइट टू रिफ्यूज सेक्स। तो हमारे यहाँ पर जो मैराइटल रेप की बात आती है, शादी के बाद में रेप की जो बात आती है कि मैराइटल रेप हमारे यहाँ पर होता है और इसको क्राइम डिक्लेयर करवा देना चाहिए कि फोर्सिबली हमारे साथ सेक्स किया जाता है, फोर्सिबली सेक्स होता है और ये महिलाओं को स्पेशल अधिकार दिया जाना चाहिए। या ये एक जो बहस है, उस बहस के लिए आप ये पॉइंट यूज कर सकते हैं कि NFHS का 5th राउंड सर्वे में ये बात निकल कर आई है कि 80% मैरिड विमेन ने ये बोला है कि माय लाइफ पार्टनर कंसिडर्स राइट टू रिफ्यूज सेक्स। वो सेक्स को नहीं करे, उसको रिफ्यूज हम कर सकते हैं और उसमें किसी तरह की मारपीट, किसी तरह की हिंसा या किसी तरह का कोर्सिवनेस या किसी तरह का मतलब मारपीट हो रही हो या वैसा नहीं होता है। सो द राइट इज हियर। और उस सिचुएशन में आप ये नहीं कह सकते कि इंडिया में या एक इंडियन सोसाइटी में मैराइटल रेप होते हैं, उसे कंसिडर नहीं किया जा सकता। सो इससे 3 कंसर्न हमारे यहाँ पर निकलकर सामने आए हैं जो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। क्या यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आता हूँ, पावर क्राइसिस इन इंडिया। अभी अभी हमारे CM साहब ने कहा है कि 14 रुपए पर यूनिट की रेट पर भी हम पब्लिक के लिए इलेक्ट्रिसिटी खरीदने को तैयार है, पर फिर भी बाजार में नहीं मिल रही है। अभी रेगुलरली स्टेटमेंट्स आ रहे हैं।
सर ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में ये जो सेक्स रेशियो है 1020 पर 1000 मैन है, ये किस हिसाब से निकाला? मैं समझा नहीं, एक बार और बोलिए। आपकी सेक्स रेशियो सर अकॉर्डिंग टू दिस सर्वे सेक्स रेशियो 1020 वुमन पर 1000 मैन। सेक्स रेशियो 1020 यस सर। एट चाइल्ड बर्थ होगा आई थिंक, एट नहीं बर्थ। सर, नहीं बर्थ तो सर एट बर्थ तो 952 ही है, ये सेक्स रेशियो वैसे जनरल। हाँ एडल्ट का बता रहे हैं। एक बार मेरे को अकॉर्डिंग भेजना 2019-22। ओके, सर एक बार मेरे को भेजना है डेटा, मैं देखता हूँ। मैंने इसको एक्चुअली नवंबर में पढ़ा था, उसके बाद मैंने देखा नहीं तो स्किप हो गया माइंड से। वो लाइन या वो जहाँ मतलब वो जो है ना, वो वाला पैरा मेरे को एक बार सेंड करना आप। ठीक है, ओके। सो पावर क्राइसिस इन इंडिया। सो सबसे पहली बात कि क्या ये सिचुएशन हमारे यहाँ पर अक्सर क्रिएट होती है, या ये चीजें हमारे यहाँ पर, ये प्रॉब्लम हमारे यहाँ अक्सर हो जाती है। पहली बात ये याद रखना कि ऐसा नहीं होता। कब होता है पावर क्राइसिस इंडिया में? कब आती है मोस्टली? इतनी पावर क्राइसिस इससे पहले नहीं आई है। कब आती है? जब हमारे यहाँ पर जून जुलाई के सीजन में, या हम कह सकते हैं जुलाई अगस्त एंड सितंबर के टाइम पर खदानों में पानी भर जाता है, तब जरूर ये प्रॉब्लम आती है कि कोयला नहीं निकल रहा है। अदरवाइज ये जो सप्लाई शॉक है या सप्लाई साइड जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम नहीं आती है कि सप्लाई रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। सो इंडिया में हम कह सकते हैं इट वाज अ कंफर्टेबल सप्लाई अकॉर्डिंग टू द डिमांड इन द रिसेंट पास्ट। अगर हम कभी भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है या ये चीज इंटरव्यू में पूछी जा सकती है, तो इस चीज को हम क्लियरली बोल सकते हैं कि यस, इंडिया में ये एक कंफर्टेबल सिचुएशन में था। एंड इवन वी टारगेटेड मेनी growth related aspects with the supply of the electricity। हम जितने भी ग्रोथ रिलेटेड, इंडस्ट्री रिलेटेड, जितने भी इकोनॉमिक ग्रोथ के टारगेट्स करते हैं, उसमें हमने इस चीज को कंसिडर किया है कि बिजली तो अवेलेबल है ही। हमने कभी उस चीज को नहीं माना, तो हमारे यहाँ पर वो अवेलेबिलिटी थी। अब ऐसा हुआ क्या? सो देयर इज अ सडन स्पाइक इन डिमांड। दो कारण से यहाँ पर सडन स्पाइक आई है। पहला ये कि हीट वेव कंडीशंस यहाँ पर मार्च में और अप्रैल में ही बढ़ गई, इससे पहले नहीं थी। इससे पहले इस सीजन में मार्च अप्रैल के टाइम पर इतनी ज्यादा हीट वेव या इतना जो टेम्परेचर राइज है वो उतना नहीं होता था। ठीक है ना, हम अभी देख रहे हैं ना रेगुलरली न्यूज़पेपर में जो न्यूज आ रही है कि ये इतना ज्यादा यहाँ पर सडनली बढ़ रहा है। उसका रीजन भी हमने देख लिया कि ला नीना उसका एक बड़ा कोज भी है कि उसकी वजह से यहाँ पर इतना सडन टेम्परेचर राइज हुआ है। और जो क्लाइमेट चेंज रिलेटेड एस्पेक्ट्स है वो तो है। तो उससे क्या हुआ कि जो डोमेस्टिक डिमांड है, पंखे, कूलर, एसी वगैरह ये सब चलना, वो बढ़ गई। दूसरा ये हमने देखा था इकोनॉमिक रिकवरी रिलेटेड फेज में, और शायद मेंस वाले जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे मेंस से पहले, तब मैंने इस चीज को डिस्कस किया था कि जो इकोनॉमिक कंडीशंस है इंडिया की, वो एक रोबस्ट इकोनॉमिक रिकवरी या एक रोबस्ट फेज, एक उसको बोलते हैं ना, जिसके लिए मैंने एक टर्म यूज किया था, रिवेंज टर्म यूज किया था मैंने। रिवेंज ट्रेवलिंग, रिवेंज फूड, रिवेंज परचेजिंग, ये सारी चीजें एक हमारी इकोनॉमी में अभी देखी जा रही है या ग्लोबल इकोनॉमी में देखी जा रही है। सो इट वाज अ रिवेंज रिकवरी ऑफ द इकोनॉमी, क्योंकि कई चीजें बंद थी, कई चीजें लॉकडाउन की वजह से रोक दी गई थी। तो सडनली जैसे ही मौका मिला, इंडस्ट्रियलिस्ट ले लो, मजदूर ले लो, काम करने वाले ले लो, या फिर काम करवाने वाले ले लो, या फिर प्रोजेक्ट्स ले लो, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स ले लो, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स ले लो, कुछ भी ले लो, वो एक फ्रस्ट्रेशन में काम कर रहे हैं। इट वाज एन अनदर फेज ऑफ द एनर्जी। तो उस फेज में रोबस्ट इकोनॉमिक रिकवरी की वजह से यहाँ पर सडन स्पाइक रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो सबसे पहले चाहिए ही से उन सब। और जब कोयले की जो डिसरप्शन हुआ है, क्यों, मतलब कि हमारे यहाँ पर कोयला अवेलेबल होने में क्या प्रॉब्लम आ गई? तो एक तो डोमेस्टिक रीजन है और कुछ ग्लोबल रीजन है। डोमेस्टिक रीजंस क्या है, ये चीजें हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, आपकी तरफ से बताना होगा। कोल की सप्लाई में डोमेस्टिक रीजंस क्या है?
इनकी जो लाइसेंसिंग पैटर्न है, वो लाइसेंसिंग पैटर्न और लाइसेंस देने में और उस चीज में कहीं कोई प्रॉब्लम चल रही थी। तो उसकी वजह से जो खदानों को जो एक्सप्लॉइटेशन होना है, उनमें जो खनन होना है, वो खनन के जो लाइसेंस है, खनन के पट्टे हैं, मैं यहाँ हिंदी में लिख देता हूँ, खनन के पट्टे से रिलेटेड जो मामला है वो डोमेस्टिक कोल सप्लाई को रोक दिया। ग्लोबल तो ऑब्वियसली एक सबसे बड़ा रीजन है, दैट इज वॉर। उससे रिलेटेड जो एस्पेक्ट है कि सप्लाई चेन पूरी डिस्टर्ब हुई है, उससे ग्लोबल अवेलेबिलिटी ऑफ कोल पे लिमिटेशंस हुई है। और इस डिसरप्शन की वजह से इंडिया में सबसे ज्यादा एनर्जी क्राइसिस क्रिएट हो गया। रीजन क्या है? हमारे यहाँ पर अबाउट 70-80% कोल एनर्जी है। हम अभी तक भी कोल डिपेंडेंस हमारे यहाँ पर बनी हुई है। इंडियन थर्मल पावर 60% है, मैंने कुछ पढ़ा था 60%। ये अभी 60% हो रहा है अबाउट, पर हम इसको 80% ही कंसिडर करते हैं, क्योंकि जो मेजर चीजें हैं या मेजर जो डिस्कम कंपनीज हैं या जो ये थर्मल जनरेशन वगैरह है, इनमें कुछ इश्यूज मैंने देखे थे, जैसे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स वगैरह हैं, वो उतने सक्सेसफुल नहीं रहे, तो वो जो उनका शेयर है वो कुछ अप्स एंड डाउन्स है। और सोलर एनर्जी रिलेटेड जो बातें हैं या वो है, उनको हमने एक डिक्लेरेशन दिया है, बट अबाउट 80% कंसिडर किया जाता है कि हमारे यहाँ पर कोल थर्मल एनर्जी जनरेशन कंसिडर किया जाता है इंडिया में अभी तक। आप चाहें और अगर रिसेंटली अगर इसको आप 60% लिखेंगे तो भी चलेगा, या 70 लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि इसका एक कुछ ऊपर नीचे कुछ अप्स एंड डाउन्स हैं इसमें। तो मैंने इसका बिग जो टॉप नॉच है कि इसका हाईएस्ट कितना हो सकता है कि अबाउट 80% हमारे यहाँ पर कोल एनर्जी ही है, वो मैंने यूज किया है इसलिए। और एक दूसरी चीज ये हुई जनरेशन रिलेटेड, मतलब जो उत्पादन है। दूसरा, हमने डिस्कॉम के लिए क्राइसिस पढ़ाई है, उदय स्कीम वगैरह और ये सब हमने देखा है ना, UDAY, उज्ज्वल क्या है इसकी फुल फॉर्म उदय स्कीम की? उज्ज्वल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना। ठीक है, ये डिस्कॉम्स के जो घाटे हैं उसको कुछ स्टेट गवर्नमेंट बेयर कर ले, और उसके बाद में उनके शेयर होल्डिंग मतलब उनके मार्केट में शेयर्स भी बेचकर उससे पैसा कलेक्ट कर सकती है, वो सब कर सकती है। तो दैट इज द उदय स्कीम। तो ये डिस्कॉम्स की जो बहुत दिनों से क्राइसिस चल रही थी, वो क्राइसिस भी इंटेंसिफाइड हुई है। तो इनकी जो फाइनेंशियल क्राइसिस है और ये जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन चुके हैं कई सारे डिस्कॉम्स, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, मतलब ये तो एक तो हुआ उत्पादन और एक हुआ डिस्ट्रीब्यूशन, ये हुआ वितरण। तो ये एक बड़ी समस्या, तो इस दोनों ने भी इसको इंटेंसिफाई किया है इंडिया में। अब क्या किया जा सकता है, सुझाव, वे फॉरवर्ड्स की अगर हम बात करें, पहली चीज जो हमारा, यस कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ सर इसमें हम अगर हम शुरुआत करें तो हम कह सकते हैं कि हमारा पॉलिसी रिफॉर्म्स और प्लानिंग इस तरह से हो कि फ्लेक्सिबल हो और लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल सॉल्यूशंस को एड्रेस करे वो चीजें। एक तो जिसमें हम कोल देखिए, आपको जब भी पूछा जाएगा, अगर इंटरव्यू में अभी पूछ लिया, मान लीजिए कि जुलाई में इंटरव्यू स्टार्ट हो जाते हैं और आई विश कि आप लोगों का इंटरव्यू कॉल हो जाए, तो वहीं पर अगर पूछ लिया और ये पूछ लिया कि इसके लिए क्या हो सकते हैं, तो दो चीजें तो आपको करनी होगी डिवाइड, कभी भी मेंस में भी और इसमें भी। एक तो शॉर्ट टर्म होगा, एक लॉन्ग टर्म होगा। यस सर। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म में हम बाद में आते हैं, एक बार लॉन्ग टर्म देखते हैं। तो लॉन्ग टर्म में अपडेट द प्रोजेक्शन ऑफ डिस्कॉम। हम जो प्रोजेक्ट करते हैं ना कि इतना डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं, हमारे पास इतना डिमांड आएगा, इतना हमें जनरेट करना है, ये जो प्रोजेक्शन किया जाता है ना, इसका जो एक क्या बोलते हैं पूर्वानुमान, ये आपको ज्यादा बेटर करना होगा। ये पूर्वानुमान क्या है, हम ऐसे ही कर लेते हैं, हमको लगा कि इतनी चाहिए कि इतनी ही चाहिए, कि इससे ज्यादा नहीं चाहिए होती, वो नहीं होकर जिस तरह से हमने आरबीआई को एक पॉलिसी बाउंड मैनर पर हमने पाबंद किया है ना इन्फ्लेशन के लिए, कि हर बाई मंथली पॉलिसी रिव्यू में आप बताएंगे कि इतनी इन्फ्लेशन रहनी चाहिए, नहीं रही तो उसका रीजन बताएंगे और फिर फर्दर हम क्या कर रहे हैं वो एक्शन बताएंगे। तो उस तरह से जो प्रोजेक्शन है वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों मेजर्स हमारे को इसमें यूज करने होंगे। ठीक है, एक और चीज होती है, एक क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टर्म आप दोनों एक और चीज में यूज कर सकते हैं, वो है
जनरेशन, मैं यहाँ पर हिंदी में लिख देता हूँ उत्पादन, इसका मतलब क्या होगा ये बताएंगे? ये डिस्कॉम की बात हुई थी अभी तक जो प्रोजेक्शन किया है। अगर मैं थर्मल पावर प्लांट के क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वर्किंग की बात करूं तो क्या आएगा उसमें? सर मेनली तो ये होता है कि हम लोग जितनी जनरेट करते हैं, सबसे पहले अगर जनरेशन लेवल पे देखा जाए तो हम लोग मेनली अभी तक कोल पे ही डिपेंड है, तो जनरेशन कैपेसिटी। और दूसरी चीज ये होती है कि अभी तक हम लोग पूरी जो पुरानी मशीनरी है उन्हीं पे ही चल रहे हैं, ठीक है। तो वो टेक्निकली अपडेटेड अभी तक हुए नहीं है जिस इसका हिसाब से मतलब, जनरेशन। यस ऑब्वियसली, इसका मतलब ये इसमें हम एक डेटा और दे सकते हैं सर, जैसे क्वालिटेटिव में तो आता है कि ओल्ड जो हमारे प्लांट्स हैं उनके अंदर कोल का ज्यादा सप्लाई हुआ, बट वो रिजल्ट नहीं आया, और मतलब वो है कम मिला। प्रोडक्शन पर यूनिट, और प्रोडक्शन पर जैसे यूनिट के लिए आपको कितना कोल यूज करना पड़ा। हाँ सर, और क्वांटिटेटिव में हम ये कह क्वांटिटेटिव की सकते हैं हमारा एक पूरा थर्मल पावर प्लांट कितनी एनर्जी वो बनाता था एक साथ। वही सुपर थर्मल हाँ, पावर अंडर प्लांट हम थर्मल, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हुआ है सर उनका। जैसे तो वो अगर दोनों अपन चीजें, इसकी बात करें सुपर थर्मल पावर प्लांट और ये जो अपने क्रिटिकल सुपर थर्मल पावर प्लांट, जहाँ पे हमारा पुराना जो यूनिट लगा हुआ है, पुराना सूरतगढ़ वाला, वो 220 मेगावाट कर रहा है। वही अभी अडानी ने जो नया लगाया है वो 660 मेगावाट पर यूनिट जनरेट कर रहा है। तो ये जो टेक्निकली अपग्रेडेशन है ना, वो सभी का होना चाहिए, वो सभी का होना चाहिए। तो ये डिस्कॉम्स में तो आपका प्रोजेक्शन का हो, और जनरेशन में, उत्पादन में, इसमें भी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टर्म यूज की जा सकती है कि ये हमारा बढ़ना चाहिए पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए हमें कितना रॉ मटेरियल, कितना रॉ कोल चाहिए। अगर हम कोल बेस्ड ही बात कर रहे हैं तो उसमें भी अपग्रेडेशन होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एक रिजर्व या बफर्स, जो हम स्ट्रेटेजिक रिजर्व ऑयल के बना रहे हैं कि हमारे पास पूरे भारत में अगर कभी युद्ध हो जाए, कुछ हो जाए, तो हमारे पास 1 वीक के 2 वीक के स्ट्रेटेजिक रिजर्व है। उस तरह के बफर्स हमारे को बनाने होंगे। सो रिजर्व बफर्स शुड बी क्रिएटेड। एक और अच्छी बात निकलकर सामने आई है, दैट इज डिमांड ड्रिवन रेट्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या चीज है? ये किस चीज को बढ़ावा देगी? डिमांड ड्रिवन का मतलब ये है कि मार्केट में जब इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ी तो इलेक्ट्रिसिटी की रेट्स भी बढ़ गई। इससे दो चीजें होंगी। एक तो जो कंपनीज हैं मार्केट में उसको फायदा होगा। ये आपको समझ में आ रही है मेरी बात? कि मान लीजिए उनकी स्टोरेज कैपेसिटी वो बढ़ा ले, उनको ये लगता है कि गर्मियों में इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ेगी। इट इज लाइक रिजर्व ऑफ गोल्ड। आप जिस तरह से सोना रिजर्व करके रखते हैं ना हमारे घरों में, कि सोना पड़ा है और जब रेट बढ़ जाएगी तो मतलब इसकी रेट तो बढ़ेगी सही। तो उस सिचुएशन में ये प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो मार्केट बेस्ड जब उनको रेट मिलने लगेगी ओपनली, तब वो इस चीज पर पहुंच जाएंगे कि यस, एक तो हमारे को इससे अच्छी इनकम हो सकती है, तो वो ऑटोमेटिकली अपना बफर या अपने रिजर्व जो हैं वो बढ़ाने लग जाएंगे। एक और चीज इससे होगी, वो क्या होगी? सर मेनली यही है कि अगर रेट, जैसे कि गवर्नमेंट जो है अगर पैसे मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंग होगा, तो जो यूज है, पहली बात यूज उतना ही करेगा जितना करना है सब। जो भी कंज्यूमर है, कंज्यूमर लेवल पे देखा जाए। और अगर हम इसके कंपनी के लेवल पे देखेंगे तो अगर उन्हें उतना, मतलब उन्हें ज्यादा फायदा दिखेगा तो बहुत ज्यादा कंपनियां इन्वेस्ट भी करेगी इनके अंदर, इन्वेस्ट करेगी नई टेक्नोलॉजी भी आएगी, जल्दी नई टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करेगी। यस। तो इससे एक तो कंपनीज को फायदा होगा, दूसरा कंज्यूमर कम उपभोग की तरफ बढ़ेंगे। ये कम कंज्यूम करेंगे ना, ऑटोमेटिकली इस चीज की तरफ देखेंगे कि ठीक है वो इतना ज्यादा अभी रेट ज्यादा लग रही है, तो उस टाइम पर ऑटोमेटिकली इसका कंजप्शन कम हो जाएगा। ये दोनों चीजें होंगी जब इनकी रेट्स को डिमांड ड्रिवन कर दिया जाएगा, मार्केट बेस्ड कर दिया जाएगा, जैसे अभी हमने ऑलमोस्ट पेट्रोल डीजल की कर रखी है, ठीक है। एक और प्राइसिंग पॉलिसी टुवर्ड्स इकोनॉमिक यूटिलिटी नॉट पॉलिटिकल बेनिफिट्स। ये जो फ्री बिजली वाला कंसेप्ट है, वो उस चीज को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? गेटिंग माई पॉइंट? तो वो यहाँ पर कि आप इस सिचुएशन में भी आपने फ्री बिजली दे रहे हैं, जब आपके यहाँ बिजली अवेलेबल नहीं है, आप बोल रहे हैं कि हम 12 रुपए यूनिट से बिजली परचेज कर रहे हैं,
और उसके बाद में आप कितनी, शायद अभी 50 यूनिट्स फ्री है ना? 50 यूनिट कब तक के लिए? 50 यूनिट्स फ्री है। और मेनली यही है कि 50 यूनिट फ्री देने से तो अच्छा ये था, ये जो लाइट कट कर रहे हैं उसको रोक देते हैं, उसको रोक देते हैं। So, कम से कम एटलीस्ट वहां तो परेशान नहीं होते। ठीक है। और इस सब के बाद में एक लॉन्ग टर्म सबसे बढ़िया सॉल्यूशन, दैट इज रिन्यूएबल एनर्जी। रॉयल एनफील्ड जो अपन 50 यूनिट्स फ्री दे रहे हैं, लेकिन कुछ जो बिल्कुल बीपीएल फैमिलीज है तो वो अफोर्ड नहीं कर पाती, तो इसलिए उनको तो 50 यूनिट्स फ्री देना तो कंपलसरी हो जाता है ना उनके हाँ, सर्वाइवल हाँ, के लिए। तो ये लिखा है लेकिन ना आपने, एक चीज इकोनॉमिक यूटिलिटी देखिए, क्या इकोनॉमिक यूटिलिटी है? वो इतना बेयर मिनिमम लाइफ स्टाइल जी रहे हैं क्या कि वो 50 यूनिट से ज्यादा नहीं जलाएंगे इलेक्ट्रिसिटी? वो उस पर्सन को दीजिए ना कि वो वास्तव में, उसको घर में एक बल्ब जलता है, उसमें बैठकर उसके बच्चे पढ़ सकते हैं और वो रात का खाना खा सकते हैं उजाले में। वहां दीजिए ना आप यहाँ पर दे तो रहे सर हैं कि अब हम। वो यस। नहीं, अब जैसे एक एरिया में है, मैं एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में हूँ, तो ओके। जो मेरा एरिया अंडर में आता है वहां पे 70%, एक गांव ऐसा होगा जो 70% बीपीएल में है, उनको 50 यूनिट्स फ्री चाहिए। वही दूसरा गांव इतना रिच है, प्रोस्पेरस है। उनको यस। नहीं चाहिए। और वो दोनों एक ही लाइन पे है, तो हम ऐसे नहीं कर सकते ना कि इनके लिए 50 यूनिट्स फ्री है, इनके लिए नहीं है। उसका सिस्टम अपडेटेड है ही नहीं। ऐसा हमारे पास सिस्टम नहीं यही है तो कि हम मेन वहां की इशू सप्लाई है। रोक दें। नहीं हो सकता। अच्छा, हाँ, नहीं वहां हो की हम सकता है सप्लाई ना रोक दें, सर, वैसा नहीं हो सकता। वो भी नहीं हो सकता। एक अगर एक ही बस पे है, नहीं इलेक्ट्रिसिटी नहीं, बस पर पे वो सारे गांव ये तो हैं। हो सकता है ना कि हम जो इलेक्ट्रिसिटी बिल जनरेट हो रहा है उसमें उन यूनिट्स वो की कैपिंग के बेसिस पे कर देना। किस बेस पे करेंगे सर? वो यूनिट की कैपिंग जो होती है वो हमारे सैंक्शन लोड पे होती है। नहीं जैसे नहीं, हमने वो आधा आपकी किलोवाट। डिस्ट्रीब्यूशन से नहीं, वो जो यूनिट जो मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी कितना बिल जनरेट हो रहा कंज्यूम कर रहा है, है। हाँ, वो बिल बिल जनरेशन ही ऐसा कंजम्पशन बेस होता पे है सर। होना चाहिए। अगर किसी का बिल बहुत ज्यादा है तो हाँ, वो, अभी हमने अगर शायद यही मेरे किया हिसाब हुआ है ना से हाँ, तो इसमें अगर कि किसी वहाँ का हो बिजली सकता है। बिल आ रहा है 12-15 हजार, किसी का महीने का बिजली बिल आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है वो 50 यूनिट आराम से अफोर्ड कर सकता है। तो ऐसे लोगों को अरे दो। और वहाँ जिसका हो सकता बिजली है। बिल ही 300 या 500 या 600 रुपए है, वहां पे आप उनको बिल्कुल नील कर दो। हाँ, तो यहाँ अभी पे शायद इस चीज देखिए को ₹750 वो कर या ऐसा सकते हैं कुछ है। लोग। वेरिएबल चार्ज होते हैं ना सर, हम्म। वेरिएबल चार्जेस भी तो होते हैं। एक बेसिक यस। के बाद अगर इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा हो रही है तो हाँ, उसका अभी चार्ज भी है बढ़ शायद जाता है, 150, तो वो अभी शायद कंपनसेट 150 है ना? मतलब ये 50 यूनिट्स उसी को फ्री हाँ। है। अभी आरएफएस वाले इंटरव्यूज में ये चीज हमने करवाई थी, मैंने खुद ने इस इशू को प्रिपेयर करवाया था। डबल सर, आपको डबल डबल बर्डन आने लग गया सर अब तो फिक्स हाँ, चार्जेस का। यस, 50 यूनिट्स उन्हीं को फ्री है जो 150 यूनिट्स तक ही उपभोग कर रहे हैं, हाँ, है 150 ना? यूनिट्स तक है अभी 150 यूनिट रूरल से में। ज्यादा जो यूज कर रहे हैं, फिर उनको स्टार्टिंग के 50 यूनिट्स फ्री नहीं है। फ्री है, हाँ। तो वो वाली कैपिंग तो है ही सही। तो वो जो इकोनॉमिक यूटिलिटी है उसको देखते हुए अगर आपने प्राइसिंग पॉलिसी रखी है और सिर्फ पॉलिटिकल बेनिफिट्स को देखकर, जैसे पंजाब में शायद 300 यूनिट फ्री है। सर उससे हम्म। अच्छा है ना, स्मार्ट, इसमें बेटर ऑप्शन है, एक स्मार्ट मीटरिंग का अपन कर सकते हैं कि ओके। एक जैसे रिचार्जेबल मीटर होते हैं ना, यस। जैसे अपने फोन में रिचार्ज करते हैं, तो वो ज्यादा प्रीपेड बेटर ऑप्शन है इन प्रीपेड सब वाले। से। हाँ, प्रीपेड प्रीपेड वाले। प्रीपेड मीटर। ओके। सर इसमें एक चीज ऐड ऑन कर सकते हैं यस। कि जो बिजली की छिजत होती है उसको, बिजली चोरी है उसको रोका जाए। विद्युत चोरी को तो रोका ही और जाता सर है, अलाउ थोड़ी किया जाता है। जैसे नहीं, वो तो रोकता है, लेकिन सबसे ज्यादा गाँव में चोरी। सर विद्युत चोरी रोकने के लिए ना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा चेंज और करना पड़ेगा। बेचारे हमारे पास वो केबल्स नहीं है। जेईएन हम के ऊपर हम पूरा सुबह लोड आ साढ़े जाता पाँच है। सर, वो वाली बात है, मैं सुबह 5:30 बजे उठ के गाँव में जाती हूँ चोरी पकड़ने के लिए। रात को 9 बजे भी जाते हैं, तो वो चोरी करते ही हैं। सबके पास एक वो चोर का दिमाग ज्यादा वही तेज होता है सर। सारा का सारा ना जेईएन पे ऊपर लोड आ जाता है। हाँ। इवन अगर जाओ ना तो गाँव वाले लड़ने के लिए आ जाते हैं उनके ऊपर पूरे के पूरे। अब मैं इतनी देर से क्लास ले रही थी सर, मैं तब फिर- भी ऑफिस में बैठ के क्लास ले रही थी, मैं अब रूम ओके। पे पहुंची हूँ। तो वो रहता ओके, है, तो ये काम हमारे हमारे यहाँ पास की बहुत प्रैक्टिकल होता है। प्रॉब्लम्स हैं। हमारे यहाँ पर एक्चुअली वही है कि जब तक एक कहा जाता है कि इंडिया में अगर आपको डेवलपमेंट रिलेटेड उस एस्पेक्ट्स पर आना है या इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री बनना है, तो सबसे पहले हमारे को एक चीज ईच एंड एवरी पर्सन में इनकलकेट करनी होगी, दैट इज एलिगेंस। एलिगेंस का मतलब होता है निष्ठा। निष्ठा किसके लिए? एलिगेंस टुवर्ड्स योर कंट्री।
नेशन। हम कंपेयर करते हैं, आइडियलाइज करते हैं अमेरिकन डेमोक्रेसी को, या हम आइडियलाइज करते हैं जापानीज को। जापान में देखो वहाँ कितनी प्रोग्रेस है। वो वहाँ का एक एक पर्सन, एक एक बच्चा, उसके दिमाग में जो निष्ठा है ना, वो अपने देश के लिए है। जब वो बिजली चोरी कर रहा होगा ना, तो उसे लगता है मैं अपने देश के साथ धोखा करूं। जब तक ये इनकलकेट नहीं होगा ना, तब तक इन चीजों को नहीं बदला जा सकता। तो ये इट अगेन कम्स टू द बिहेवियरल चेंजेस। ये व्यवहार परिवर्तन पर पहले आता है। आप ये सारी चीजें डंडे के जोर पर नहीं करवा सकते। उससे बट सर ज्यादा बिजली चोरी करना तो मैं अपने यहाँ पे गई थी चांस समझा जाता है। तब, हाँ नहीं, मैं बिल्कुल गई वो तो थी गलत है एक्चुअली ही। में यस। सर, मैं एक बार मैं अपनी फ्रेंड की शादी में गांव में गई थी। मैं पहली बार ही किसी गांव में गई थी। उनकी एसी यूं ही चल रहा था। मैंने कहा एसी बंद कर दो, कोई है नहीं, रूम खुले में सारे, कि अपने कौन सा बिल आता है। मैंने कहा व्हाट डू यू मीन बिल आता है? तो कहा वो सारे तार लगा रखे हमने। इस ये तरीके बहुत से जगह बिजली होता का है। मिसयूज किया जाता है। मैंने ये मैंने ऐसे वे देखे हैं। मैंने ऐसे वे भी देखे हैं कि वो एक स्विच ऑन करते हैं तो पूरे घर की सप्लाई मीटर से आउट हो जाती है और पूरी रात चलती है। हम अच्छा। चोरी पकड़ भी नहीं पाते जब तक घर के अंदर नहीं जाए, क्योंकि स्विच लगा रखे हैं उन्होंने। तो इतने Yes. स्मार्ट भी होते हैं सर चोरी करने के लिए। हाँ, स्मार्ट भी होता है, रिस्क भी बहुत लेते हैं। रिस्क बहुत बहुत सर बहुत रिस्क बेयर करते हैं। इसमें एक चीज ये है सर, जो डोमेस्टिक बिजली चोरी होती है ना सर, उसकी तुलना में जो कॉमर्शियल है, कमर्शियल हाँ बहुत ज्यादा एग्जैक्टली, होती है। बहुत उसमें ज्यादा ज्यादा होती होता है। है सर। यस यस, उसमें कमर्शियल बिजली चोरी है तो बहुत कम है। ये शायद ये परसेंटेज बहुत कम है। ये सही बात बताइए, ये बात सही। ठीक है। सो सब ये बट हुए सर एक लॉन्ग टर्म। बट सर एक चीज समझ में नहीं आती कि सर जब इनको लॉन्ग पकड़ में टर्म आते ना में सर। तो फांसी पर लटका देना चाहिए सीधा। नहीं फिर सर, इस जो पकड़ में आते हैं सर, इनके सर 5-5, 6-6 लाख रुपए के वीसीआर भरते हैं ये लोग, और फिर हाँ। वही वीसीआर है ना 20-25 हजार रुपए सेटलमेंट होता है। मैं सर है ना जोधपुर विद्युत वितरण में रह चुकी हूँ। मुझे ओके। पता है कि हमारा जो डायरेक्टर टेक्निकल थे ना, एक बार हमारे ऐसे ही किसी का आ गया था तो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था। मैंने कहा मेरे जो डायरेक्ट, उन्होंने बस मुझसे डायरेक्टर टेक्निकल का नाम वगैरह पूछा था, तो वो शेखावटी साइड के ही रहने वाले थे। तो उन्होंने खुद ने, सीरियसली बता रही हूँ, वीसीआर जो 4 लाख की थी ना, 0 करके रख दी थी कि जानने वाले कर दी वीसीआर 0, हो गया काम उनका। सर करते ये हैं, डेली ये कॉल आते देखिए। हैं सर वो। ये ये सर करप्शन, सीरियसली मैंने खुद में फेस करी है। ये करप्शन रिलेटेड चीजें हैं। ये तो कई बार सुदर्शन जी आप भी, करप्शन भी नहीं कह, यही वाली चीजें ये सारी। नेक्सस है ना, यही तो क्रोनी कैपिटलिज्म है हमारे यहाँ पर। सुदर्शन जी, ये तो आपने फेस अब किया होगा कहीं पर, फूड रिलेटेड छापा ये डालने गए होंगे तब। सर डेली इवन होता है ये सर था, ये। मैं बोलती थी जैसे विद्युत विभाग में थी तो काफी डरी भी रहती थी। मैंने कहा प्राइवेटाइजेशन, बोले प्राइवेटाइजेशन कभी होगा ही नहीं। कोई भी नेता बनता है सबसे पहले वादा यही करता है तुम्हें बिजली फ्री। और सीरियसली जब गहलोत जी ने ये अनाउंस किया था ना, मुझे वही बात याद करके काफी हंसी आई थी कि उन्होंने आते ही बोला बिजली फ्री 50 यूनिट पर। प्राइवेटाइज हम सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन को करेंगे, हम उस चीज को नहीं करेंगे प्राइवेटाइज, कि डिसाइड वो कौन बोलते करेगा। ये कभी प्राइवेट नहीं कर सकते हम इसको। नहीं सर, डिस्कॉम तो कभी प्राइवेट नहीं होगा। यस, ये वो चीज, ऑलरेडी देखिए टेंडर कर रहे हैं, पॉलिटिकल उनका वो प्राइवेट बोल होगा। सकते हैं ना कि पॉलिटिकली क्योंकि सर बेनिफिशियल कह सकते एक हैं इसको। कोई भी एक अभी तक इंडस्ट्री बिजली होती है ना। हमारे यहाँ पर इट्स ए लग्जरी। इलेक्ट्रिसिटी भारत में अभी भी लग्जरी है। ये बेसिक नेसेसिटीज से बढ़कर, अभी अभी हमने प्रधानमंत्री क्या नाम था उनका, अभी ये टारगेट अचीव किया है ना 2021 में, कौन सा कुसुम? वो नहीं, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का तो कर लिया है जी सर 2019 अपन। में किया है, 2019 में किया है ना। कौन सी नहीं जीवन सर, ज्योति अभी योजना तक थी? सर सर अभी तक भी नहीं है सर, अभी 89%, 99 है सर, अभी 164, 89, हाँ 99, 164 99 है रहे सर थे। अभी भी अभी 99 है, 1% अभी बचा हाँ हुआ है। ओके। हाँ सर। ये शायद आजादी के अमृत महोत्सव तक हमें अचीव कर लेना था, 2022 तक का टारगेट था ये। क्या नाम है, दीनदयाल जीवन ज्योति योजना था। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण दीनदयाल जीवन उपाध्याय ज्योति ग्रामीण योजना, जीवन ज्योति योजना। जीवन ज्योति योजना। उसमें आपको जहां पर इलेक्ट्रिसिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहां पर सोलर पंप्स, जिनको ये कुसुम जो टर्म काम में लिया था, ये जो कंपोनेंट्स हैं वो कुसुम रिलेटेड, जो सोलर इलेक्ट्रिसिटी के जो सोलर सिस्टम यस वगैरह, सर। ये लगाना है जो ढाणियों में और यहाँ पर, जहाँ पर डायरेक्ट आपके इंफ्रास्ट्रक्चर की रीच नहीं है, और पर आपको सभी को इलेक्ट्रीफाइड करना था। अच्छा, इलेक्ट्रिफिकेशन की क्या डेफिनेशन है? हम किसी गांव को विद्युतीकृत कब कंसिडर कर लेते हैं? ये काम की बात तो ये है। सिंगल पॉइंट
सिंगल पॉइंट कनेक्शन होता है सर। सिंगल पॉइंट कनेक्शन दे देते हैं सारे गांव में, वैसा क्या नहीं सर, ऐसे जैसे मेन एक कंपोनेंट्स है कि तो नहीं किसी होता को है। डिक्लेयर कर देते हैं ना, किसी गांव को कब विद्युतीकृत कंसिडर कर लिया जाता है? एक वहां की 10% हाउस एक घर में सर एक कनेक्शन जैसे जो होता है सर, पॉइंट का, ऐसे बल्ब का पॉइंट। 10% हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफाइड हो। दूसरा, वहां की जितनी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, जिसमें अपने राजीव गांधी केंद्र, स्कूल और CSC PSC जो भी आते हो, उन सब में टोटल इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका हो। स्कूल, हेल्थ और अदर इंस्टीट्यूशंस, इन सभी का वो हो चुका हो, तो उसको ये कंसिडर कर लिया जाता है इन दिस। ये जीवन ज्योति योजना की जो डेफिनेशन है विद्युतीकृत होने की, उसमें ये चीज आती है कि ये इलेक्ट्रिफाइड है, 100% इलेक्ट्रिफाइड, उसको कंसिडर किया जाता है। अच्छा, ये हुए लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। शॉर्ट टर्म की बात करो, अभी का अभी पूछ लेंगे आपसे। अशोक गहलोत ने आपको बुलाया, CM साहब ने, और उन्होंने पूछा है कि आप जल्दी से सजेस्ट कीजिए अभी क्या करें। वो सजेशंस बताओ। अच्छा, वही सजेशन जो इन्होंने अभी कर रखे हैं, जो पावर कट का ऑप्शन, पावर कट का बंद ऑप्शन कर कि दें? भाई गांव, नहीं नहीं बंद नहीं सर, उनको लिमिट, मतलब इतने टाइम के लिए नहीं थोड़ी नहीं, सी, ये मतलब इस क्राइसिस को खत्म करने का सॉल्यूशन। पावर कट इज नॉट Okay. द सॉल्यूशन सॉल्विंग द क्राइसिस। आप ये नहीं कह सकते कि पावर कट करके मतलब आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, आप लोगों को बोल दो घर से बाहर मत निकलो, किसी के साथ चोरी नहीं होगी, किसी की चेन नहीं टूटेगी। वो दैट इज नॉट द सॉल्यूशन। एक चीज, इंपोर्ट कोयले को इंपोर्ट किया जाना चाहिए। कोल का इम्पोर्ट, बट कोल सर का इस इंपोर्ट वार के वो की सिचुएशन में ही तो सारी वॉर की सिचुएशन की वजह से, पर आपको कोल इंपोर्ट ही करना पड़ेगा। इसके अलावा एक गैस बेस्ड जो प्लांट है, उनको रीस्टार्ट किया जाए, क्योंकि ये मोस्टली घाटे में चले गए थे और ये अभी काम नहीं कर रहे हैं। तो गैस बेस्ड प्लांट जो हैं, इनको आपको रीस्टार्ट कर देना चाहिए अभी के लिए, जब हमारे पास कोयला अवेलेबल नहीं है। ये दो चीजें सजेस्टेड है अभी के लिए फिलहाल, फॉर द शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए फिर ये बाकी सारी बातें आ जाती है। ठीक है। सर लॉन्ग टर्म में एक चीज और भी है कि हमारा सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है पूरी, अगर हम विद्युत इंडस्ट्री का अगर हम देखा जाए तो सबसे ज्यादा नुकसान यही होता है कि हम जितनी यूनिट जनरेट करते हैं ना, उतना उसका ट्रांसमिशन नहीं कर पाते। सबसे ज्यादा जो हमारा लॉस होता है ना, वो ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन होता है, और उसको बढ़ाने के लिए है ना हमें OFC केबल यूज करनी पड़ेगी, और वो ऑप्टिकल फाइबर केबल। हम अभी तक इतने सालों से हमें उसका समाधान भी पता, लेकिन अभी तक हम उसको कर नहीं पाए। ओके, सो ट्रांसमिशन लॉसेस सबसे ज्यादा, अगर पूरी इंडस्ट्री की बात करूं ना मैं, चाहे कोल हो चाहे थर्मल, कोई भी इंडस्ट्री, सबसे ये ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम है, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन सबसे की बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यही, जिस दिन ये सॉल्व हो जाएगी उस दिन सारी प्रॉब्लम ऑटोमेटिक रिजॉल्व ओके, हो कौन जाएगी। सी केबल बता रहे हैं आप? फाइबर केबल? OFC, ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू ट्रांसमिशन अगर हम करें ना, तो बहुत मतलब ये लॉसेस ही बहुत माइन्यूट में हो जाएंगे, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा खर्चा, सबसे ज्यादा लॉसेस, इलेक्ट्रिसिटी लॉसेस सारे के सारे ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन निम्न किया जाए। ठीक है, ट्रांसमिशन लॉसेस को OFC, ऑप्टिकल फाइबर केबल से निम्न किया जाए जा सकता है। क्योंकि जो हम ऊपर पहले ये होता था कि जो कॉपर केबल, पहले अपन कॉपर केबल लगाते थे, तो खर्चा ज्यादा लगा, उन्होंने एल्यूमिनियम वाली वो वाली स्टार्ट कर दी थी, क्या बोलते हैं, फिर उससे अब OFC पे इनको आना है। OFC पे जिस दिन आ जाएंगे उस दिन आधी से ज्यादा उतनी ये लॉसेस हमारे कम हो जाएंगे। ओके, ठीक है। जिस तरीके से ये BSNL ने फाइबर हम कर रहे हैं ना इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए, उतना ही फास्टली हम अगर इनको भी इम्प्लीमेंट कर देना साथ के साथ, कि उधर से तो हमारी इंटरनेट कनेक्टिविटी वाली लाइन जा रही है, इधर से विद्युत वाली लाइन जा रही है, तो सारा प्रॉब्लम में रिजॉल्व हो जाएगा। ओके, गुड। अच्छा एक अच्छा पॉइंट बताया आपने। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ओके, गुड, ये अच्छी चीज है। ये एक्चुअली ये जैसा ये पॉइंट बताया है, ये होता है कि अगर हम सिर्फ ये बोलते हैं कि ट्रांसमिशन लॉसेस को कम किया जाए, और एक तरीका ये होता है, हमने बताया कि ट्रांसमिशन लॉसेस को कैसे कम करना है।
तो इट इज द गुड एग्जाम्पल ऑफ अ पॉइंट। कोई भी पॉइंट जब आप लिख रहे होते हैं ना, तो वहां पर आप उसका सॉल्यूशन बताते हुए उसको लिखें, तब आपको ज्यादा बेटर मार्क्स मिलते हैं हमेशा मेंस। सो ट्रांसमिशन लॉसेस को कम करने की इससे कम किया जाए, हम सिर्फ एक लिख देते हैं कि कम किया जाए, तो वो एक जान बचाकर भागने वाली बात होगी कि हमने जैसे एग्जामिनर को बोल दिया अंकल जी आप देख लेना, करना कम है, अब कैसे करना आप देख लेना, हमें नहीं पता, तो वो वाली बात हो जाती है। ठीक है, चलिए एक और टॉपिक पर आते हैं, डिलिमिटेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये चीज अभी बहुत ज्यादा चर्चा में भी थी, बहुत ज्यादा न्यूज में भी थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है डिलिमिटेशन? क्योंकि इनकी जो स्टेटहुड है, इसको जो राज्य का दर्जा है जम्मू कश्मीर को, वो सिचुएशन या वो चीजें रेस्टोर होने के चांसेस है कि राज्य का दर्जा वापस से जम्मू कश्मीर को मिल जाएगा। इसलिए वो रेस्टोरेशन के लिए एसेंशियल है कि डिलिमिटेशन यहाँ पर हो। गेटिंग माय पॉइंट? किसने करवाया डिलिमिटेशन? बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिलिमिटेशन कमीशन का गठन किया, इसने यहाँ पर डिलिमिटेशन किया है। डिलिमिटेशन का टास्क क्या होता है? डिलिमिटेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? परिसीमन। 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 ये समझ में आ रहा है ना सभी को? कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। इसमें क्या टास्क है इनका कि असेंबली और लोकसभा की जो बाउंड्रीज हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को वापस से डिसाइड समझ किया में जाए। तो आ रहा है पर मजा नहीं आ रहा है। मजा नहीं आ रहा भाई? सर वो जब वो आप साथ साथ में लिखते हो तो थोड़ा ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें, मतलब मुझे अच्छा। पर्सनली फील हुआ, बाकी का तो पता नहीं। वो मुझे खुद को भी पर्सनली फील होता है। मैंने ये इसलिए आज एक्सपेरिमेंट ही किया है क्योंकि मुझे कई सारे स्टूडेंट्स ने बोला था कि जब लिखवाते हैं तो उसमें टाइम ज्यादा लग जाता है, बट वो मुझे पता है कि जब हम लिख रहे होते हैं और साथ में आप लिखते हैं ना, इट इज लाइक अनवीलिंग समथिंग। वो एक पर्दा हटाने जैसा होता है कि मैं आप लोगों से पूछ रहा होता हूँ और फिर हम चीज को लिख रहे होते हैं, तो वो ग्रेस्पिंग उसमें बढ़ जाती है। वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, मुझे पता है, मैंने इसीलिए हमेशा उसको यूज किया है। पर कई स्टूडेंट्स ने बार बार ये बोला है कि नहीं सर वो हमारा टाइम ज्यादा चला जाता है। सो अगर आप लोग कहेंगे, टाइम तो उतना ही जा रहा है, टाइम उतना ही जा रहा है। और मुझे खुद को पर्सनली अगर पूछे तो वो चीज ज्यादा एज अ टीचर हमारे को ज्यादा अच्छा फील उसमें होता है कि हम आप लोगों से पूछ रहे हैं और इंटरेक्टिव मेथड है। इट इज द डायलॉग मेथड जिसको बोलते हैं ना, संवाद। सोक्रेटिक मेथड है वो, सुकरात भी उसी को काम में लेते थे। वो सबसे ज्यादा एंशिएंट मेथड है पढ़ाने का। सर इससे क्या हमारी सोच का दायरा भी खुलता है, हम हाँ सोचने पे विवश हो जाते हैं। हाँ, मतलब आप लोगों को एक चांस मिलता है कि ये हमें करना है। आई अंडरस्टैंड दिस। सो दिस इज द डिलिमिटेशन। चलिए कोई इशू नहीं है, अगले वाले सेशन से हम वापस से वही सेम हैंड टू हैंड हम लिखेंगे और साथ में लिखते जाएंगे। सो इनका टास्क क्या है कि असेंबली और लोकसभा बाउंड्रीज जो है या कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, उनकी बाउंड्रीज को रीडिफाइन करना। किस तरह से करते हैं, इनके क्या बेसिस होते हैं? बेस्ड ऑन फर्स्ट इज 2011 का सेंसस, दूसरा डिलिमिटेशन एक्ट 2022 एंड जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। इन तीन चीजों को बेस बनाते हुए डिलिमिटेशन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट्स दी है। क्या इसमें जुडिशरी का कोई रोल होता? नहीं। इन्होंने बोल दिया इट कांट बी क्वेश्चनड इन एनी कोर्ट। वो किसी भी तरह से किसी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता कि मैं झालावाड़ के संसदीय लोकसभा क्षेत्र में नहीं आता, मुझे जयपुर के में आना था। वो नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए। सो की टेक अवेज कि अभी जो आए हैं उसमें क्या क्या मेन बातें हैं। एक तो कुछ नई सीटें और नई कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई है, नए क्षेत्र इन्होंने डिसाइड किए। रीनेम्ड 13 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। सबसे पहली बात कि इन्होंने 13 कॉन्स्टिट्यूएंसीज का नाम बदला है और इन्होंने ये बोला है कि हमने जन भावनाओं को कंसिडर करते हुए इनके नाम बदले हैं 13 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के। किस किस के बदले हैं, इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल कि हम उन सबको रट लें और याद रहे। वो उनकी जन भावना है, हमारी नहीं है, तो हमें याद भी नहीं रहेगा। फर्स्ट, न्यू सीट्स कितनी बनाई हैं? पहले 83 सीट्स थी जिसमें
अभी बढ़ाकर 90 नई सीट्स कर दी हैं। जम्मू में 43 एंड कश्मीर में 47 सीट्स यहाँ पर है। रिजर्वेशन की इन्होंने बात करी है, यस एसटीज के लिए याद रखना, एससी एसटी में से एसटी के लिए, ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए ज्यादा दी है। क्यों? पहाड़ी एरिया है, वहां पर ट्राइब्स ज्यादा है। सो एसटीज के लिए 9 सीट्स रिजर्व करी हैं और एससीज के लिए 7 सीट्स रिजर्व करी। ये कभी भी नॉर्थ ईस्ट की बात है, जम्मू कश्मीर की बात है, हिली रीजन की बात है, तो ये याद रखना वहां पर ट्राइब्स हमेशा ज्यादा हो। कश्मीरी पंडित के लिए यस ऑब्वियसली विवेक अग्निहोत्री का इफेक्ट है कि इन्होंने बोला है 2 सीट्स नॉमिनेशन बाय द सेंटर, 2 सीट्स इनके लिए रिजर्व रखी जाए इन द जम्मू कश्मीर असेंबली। एंड कुछ सीट्स डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से जो लोग विस्थापित हुए हैं, उन विस्थापितों के लिए भी कुछ सीटें आपको कंसिडर करनी चाहिए फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिस्प्लेस्ड पर्संस। ठीक है, कश्मीरी पंडित्स के लिए। सो दैट्स द लास्ट पॉइंट। कॉन्स्टिट्यूएंसीज को मैंने यहाँ पर कवर कर दिया है। एक नई कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम जम्मू और कश्मीर से मिलाकर, जिसमें अनंतनाग, पुंछ और एक और कुछ था, उन 3 को मिलाकर एक नई कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई है। ये थोड़ा ज्यादा चर्चा में रहा है, दैट इज किश्तवाड़ राजौरी। तो अगर ये कभी मैच द फॉलोइंग में आ जाए कि किश्तवाड़ राजौरी नाम से एक नई कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई है, तो यस इट इज अ न्यू कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये पुंछ और ये एरिया हमेशा इंसर्जेंसी की वजह से, उसकी वजह से बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है, इसलिए ये ज्यादा आ सकता है, दैट इज क्वाइट पॉसिबल। क्या यहाँ तक चीज क्लियर है? यस सर। ओके, सो दैट इज फ्रॉम माय एंड फॉर टुडे। एक टॉपिक या वो हम बाद में करेंगे क्योंकि बैटरी इज ऑलमोस्ट रनिंग आउट। ओके, थैंक यू। ओके, आंसर्स मैंने भेज दिए थे लिखकर। कुछ लोगों के आंसर्स मैं बता देता हूँ। एक तो सुनैना का था और गोविंद सिंह राठौर के हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है, एक चीज ये याद रखिएगा, आई वुड लाइक टू शेयर, अगर आप लोग अलाउ करें तो मैं यहाँ पर आपकी फाइल शेयर कर देता हूँ दोनों की। यस सर। ओके, ये हमने लिखा है, ये देख पा रहे हैं आप लोग? नहीं सर, ये नहीं दिख रहा है? नहीं सर, पहले वाली स्क्रीन है। 1 सेकेंड रुकिए। ये देख पा रहे हैं आप? यस सर। ये हम देख पा रहे हैं ना? ओके। एक चीज ये समझिए कि जैसे हमने ये आंसर लिखा है, हमने इसमें वर्ड्स, मान लीजिए कि ये वर्ड लिमिट क्रॉस हो गया तो कोई वो उस चीज को, दैट इज अनदर एस्पेक्ट। पर एक हमने सिर्फ लाइन टू लाइन लिखा है, हम लाइन में चलते गए, लाइन में लिख रहे हैं, लाइन में लिख रहे हैं, लाइन। इसमें जहां कहीं पर भी पॉइंट्स आए हैं, जैसे यहाँ पर 4 या 5 पॉइंट हमने यूज किए, कोशिश कीजिए इनको हमने एक फ्लो चार्ट बना दिया, हमने कुछ ऐसा करके बना दिया, हमने कुछ ऐसा बना दिया। कोशिश कीजिए हमने एक ऐसा ब्लॉक बनाया और हमने इस तरह से कुछ बना दिया। वो क्या है कि आपकी मोनोटोनी को ब्रेक करता है, एग्जामिनर की मोनोटोनी को ब्रेक करेगा और ये ऑटोमेटिकली उन पर अट्रैक्शन बढ़ेगा। एक चीज ये होगी। दूसरी चीज ये याद रखना कि ये आपकी ब्रीफिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। जब भी आप फ्लो चार्ट यूज करेंगे, आप ऑब्वियसली, हमने यहाँ पर एक पूरी लाइन हम लिख पा रहे हैं एक पॉइंट में, जब हमें ये दिखेगा कि इस पूरी लाइन को नहीं लिख के मुझे सिर्फ एक वर्ड ही लिखना है इसको, तो वो आपकी ब्रीफिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है और आपको की टर्म्स यूज करने की तरफ फोर्स करता है। आपके माइंड में जो की वर्ड्स हैं ऑटोमेटिकली क्लिक करने लगेंगे और आप की वर्ड्स को यूज करना सीख रहे होंगे। और जब आप कीवर्ड्स टू कीवर्ड्स चल रहे होंगे तब हमने अननेसेसरी बहुत सारा नहीं लिखा होगा। तो दिस इज वन थिंग।
ठीक है, ये चीज आप लोगों में से और भी जो लिख रहे हो इस चीज को करना। और एक और कुछ चीज है जो मैंने गोविंद सिंह जी को बताई थी, वो ये थी कि क्वेश्चंस में क्या है कि हम लिखना स्टार्ट करते हैं सडनली, तो हम इंट्रोडक्शन की तरफ बाद में जा रहे होते हैं। मतलब इंट्रोडक्शन में हमें जो चीज लिखनी है, मान लीजिए हमने इंक्लूजन पर लिखा है, तो हमने इंक्लूजन के क्या क्या प्रॉफिट्स हैं उस चीज को पहले लिख दिया, फिर हम लास्ट में लिख रहे हैं कि दिस इज द इंक्लूजन, और इंक्लूजन में हमें लोगों को इन्वॉल्व करना होता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसमें पार्टिसिपेट करवा रहे हैं, ज्यादा लोग उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। तो वो थोड़ा सा नॉलेज की कमी नहीं है, पर हम जब स्टार्ट कर रहे हैं आंसर और वो प्रेजेंटेशन वाली बात पर चीज अटक जाती है। मतलब जब एग्जामिनर पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि ये एक अनफोकस्ड माइंड या डिस्ट्रैक्टेड माइंड वाली सिचुएशन उनके सामने रिप्रेजेंट होती है हमारी, क्योंकि हम कितना घंटे पढ़े हैं, हमने कितनी प्रिपरेशन करी है, हमने कितनी किताबें पढ़ी है, कितने सालों से पढ़े हैं, उनमें से कोई चीज उनके सामने नहीं जा रही। वहां पर सिर्फ हमारा आंसर गया है, तो उसमें हम कितने व्यवस्थित हैं, सीक्वेंस हमारा कितना सही है। तो हमेशा जब चीजों को लिखें तो ये कोशिश करना कि हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हो। जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया था ना NFHS के क्या डायमेंशंस हैं, तो हमने एक स्टेप्स उसकी क्रिएट करी कि जब से बच्चा हो उसकी प्लानिंग की जाए, तब से लेकर बच्चा हो जाता है, कंसीव कर लिया जाता है, फिर बच्चा हो गया, फिर उसके बाद में क्या चाइल्ड एंड मैटरनल हेल्थ की बात आ रही है, फिर उसके बाद में न्यूट्रिशन की बात आ रही है, फिर एनीमिया की बात आ रही है। तो वो एक सीक्वेंस में आप जब चीजों को समझे और कोशिश करें कि जब हम लिख रहे हैं आंसर तो उस सीक्वेंस से चले कि इसके बाद क्या आएगा, ये किसका रिजल्ट है, वो बेस से स्टार्ट करें और एक के बाद वन बाय स्टेप आगे बढ़े, उसमें आपको हमेशा बेटर मार्क्स मिलेंगे। कोशिश करना, हम बार बार इस चीज को करेंगे तो ये चीज हैबिट में आ चुकी है। आप कभी किसी टॉपर की कॉपी भी देखेंगे तब आपको खुद को लगेगा कि वो चीजें बहुत व्यवस्थित तरीके से लिखी हुई थी, नया कुछ भी नहीं होता है, जो आप लोग लिख रहे हैं वही चीजें हैं, वही पॉइंट्स हैं, उनमें से कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, यस सर। ओके, चलिए, सो हैव अ गुड